हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस महीने की 16 तारीख को उत्तराखंड एडीयू के एग्ज़ाम होने वाले हैं एंड आई होप आप सभी लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसके अलावा जिन बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, वो UKSSC की वेबसाइट में जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs, जो कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। यानी कि जैसा कि आपको बताया गया है, एग्ज़ाम में आपको 100 MCQs आएंगे, जिसमें 60 MCQs आपके कंपलसरी पोर्शन से होगा और बाकी जो 40 MCQs हैं वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड होगा। तो जो पार्ट ए है, जिसमें कि आपका यूनिट 1, 2 और 3 है, जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, उससे रिलेटेड जितने भी 60 MCQs इस वीडियो में वो मैं कराने वाली हूँ। और इसके बाद जो 40 MCQs रह जाते हैं, जो कि सब्जेक्ट बेस्ड हैं, वो हमारे अग्रवाल सर आपको कराएंगे। तो जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स से उत्तराखंड एडू की तैयारी कर रहे हैं, तो जो पार्ट बी है जिसमें कि 40 MCQs अग्रवाल सर कराएंगे, उसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 40 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड एडू से रिलेटेड अब तक हमने जितने भी वीडियोस को हमारे चैनल पर अपलोड किया है, उन्हें हमने यूनिट वाइज प्लेलिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है और उन सभी के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर विच इनिशिएटिव वॉज मिलेट मिशन लॉन्च्ड इन उत्तराखंड? मिलेट मिशन उत्तराखंड में किस योजना के अंतर्गत शुरू की गई? तो आपको बताना है जो ये मिलेट मिशन है, ये उत्तराखंड में किस योजना के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन ए, डेवलप्ड एग्रीकल्चर रेजोल्यूशन कैंपेन के द्वारा। ऑप्शन बी, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के द्वारा। ऑप्शन सी, ई नाम के द्वारा। या ऑप्शन डी, NDDB मिशन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेवलप्ड एग्रीकल्चर रिजोल्यूशन कैंपेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर वॉज द भूदान मूवमेंट स्टार्टेड? भूदान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951। तो जो भूदान आंदोलन था, ये 1951 में विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। तो आपको नीचे दो सूची दी गई है जिसको आपको मिलाना है। सूची 1 में स्कीम दी गई है, योजनाएं दी गई हैं, और सूची 2 में क्षेत्र यानी कि जो फोकस एरिया है उसको दिखाया गया है। तो ध्यान से देखिए, पहला है मुख्यमंत्री ग्रामीण स्टार्टअप मिशन। इसका संबंध किससे है? तो जो मुख्यमंत्री ग्रामीण स्टार्टअप मिशन है, इसका संबंध ग्रामीण स्टार्टअप प्रोत्साहन से है। आपका दूसरा ऑप्शन है पर्वतीय उत्पाद विपणन योजना। तो जो पर्वतीय उत्पाद विपणन योजना है, इसका संबंध जो पर्वतीय कृषि उत्पाद हैं इनकी बिक्री से है। वहीं तीसरा ऑप्शन है आपका स्मार्ट एग्रीकल्चर मिशन। तो जो स्मार्ट एग्रीकल्चर मिशन है, इसका जो फोकस एरिया है, जो क्षेत्र है, वो क्या है आपका हो जाएगा तकनीकी खेती से, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे खेती की जाए, इससे इसका संबंध है। वहीं ऑप्शन 4 है आपका मुख्यमंत्री दुग्ध समृद्धि योजना। तो इसका जो फोकस एरिया है वो क्या है, डेयरी किसानों को लाभ पहुंचाना। तो आप अब ध्यान से देख सकते हो, पहले का क्या कहा मैंने, पहले का होगा आपका बी, दूसरे का होगा आपका सी, तीसरे का होगा आपका डी, और फोर्थ का होगा आपका ए। तो आप ध्यान से देखिए, पहले का बी आपको कहाँ पर दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट का बी, 2 का सी, 3 का डी एंड 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वॉज भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च्ड? तो जो ये भारत निर्माण प्रोग्राम है, ये कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 2005 में। क्वेश्चन नंबर 5, द अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM ऑफ नीति आयोग वॉज लॉन्च विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, वो किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए, कृषि के सुधार के लिए। ऑप्शन बी, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन सी, निर्यात को नियंत्रण करने के लिए। या ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष कर सुधार करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको दो सूची दी गई है, पहली सूची में स्कीम है और दूसरी सूची में ईयर लॉन्च्ड है। तो आपको मिलान करना है कि जो स्कीम है ये किस वर्ष लॉन्च हुई थी। तो पहला है आपका मुख्यमंत्री मत्स्य पालन प्रोत्साहन योजना। तो ये आपका आया था सन 2020 में, यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा डी। दूसरा है आपका मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। तो ये आया था आपका 2021 में, तो दूसरे का हो गया सी। तीसरा आपका ग्रीन हिल्स
एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, तो ये आया था आपका सन 2022 में। और वहीं आपका लास्ट है कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म योजना, तो ये आया था आपका 2023 में। तो आप इसको ध्यान से देख के मिला सकते हो, यानी कि फर्स्ट का है डी और दूसरे का है सी। तो फर्स्ट का डी और दूसरे का सी कहाँ पर है, ये आएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी एंड फोर्थ का ए। Question number 7. In Uttarakhand, the National Agriculture Development Scheme रफ्तार is mainly implemented for. उत्तराखंड में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार मुख्यतः किसके लिए लागू की गई? पहला, बड़ी सिंचाई के लिए, दूसरा भूमि और जल संरक्षण के लिए, तीसरा चारागाह विकास के लिए, और लास्ट है आपका बीज उत्पादन सब्सिडी के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, थ्रू लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन, भूमि और जल संरक्षण के लिए। तो ये योजना जैसे चेक बार्ड हो गया, पेड़ पौधे, जल संरक्षण, टैंक आदि से सूखे और मिट्टी कटाव को रोकने और समग्र कृषि विकास के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF? यानी कि AIF का उद्देश्य क्या है? केवल बीज सब्सिडी देना, कृषि अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, या केवल सिंचाई करना, या फिर केवल पशुपालन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। AIF क्या करता है? किसानों को अवसंरचना जैसे कि गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि स्थापित करने के लिए फाइनेंस और सब्सिडी समर्थन देता है। क्वेश्चन नंबर 9. अंडर द इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एंड लैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम विच एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडेड? एकीकृत कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा काम शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, चेक डैम निर्माण। तो एकीकृत कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत चेक डैम निर्माण भी आता है। दूसरा है आपका प्लांटेशन, बिल्कुल, जो पौधारोपण है ये भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। वहीं पे आता है सुरक्षा दीवार, बिल्कुल, प्रोटेक्शन वॉल भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। तो आता है आपका नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये इस प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डिजिटल मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 10. इन विच ईयर डिड द उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉन्च द ग्रास कटिंग स्कीम टू डबल फार्मर्स इनकम? उत्तराखंड सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने हेतु घास कटाई योजना कब शुरू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 2020 में। तो घास कटाई योजना 2020 में किसानों को चारा उत्पादन और पशुपालन सहायता के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11. इन विच ईयर वॉज KVIC एस्टेब्लिश्ड? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1956। तो जो ये KVIC है यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, ये 1956 में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12. विच इंस्टीट्यूशन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट अंडर EXIM पॉलिसी? कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए EXIM पॉलिसी के अंतर्गत किस संस्था की भूमिका सबसे अहम है? ऑप्शन ए, FCI, ऑप्शन बी, अपेडा, ऑप्शन सी, RBI, या ऑप्शन डी, सेबी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपेडा, यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जो ये अपेडा है ये कृषि और जो ये प्रोसेस्ड फूड होते हैं इन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर 13. विच प्रोग्राम हैज़ DMEO रिसेंटली स्टार्टेड इवेलुएटिंग? नीति आयोग के DMEO ने किस योजना का हाल ही में मूल्यांकन शुरू किया है? ऑप्शन ए, स्वच्छ भारत का, ऑप्शन बी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का, ऑप्शन सी, स्मार्ट सिटीज मिशन का, या ऑप्शन डी, मेक इन इंडिया का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का। तो नीति आयोग के जो DMEO हैं उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की समीक्षा शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज उत्तराखंड रिवेन्यू सरप्लस इन 2025-26? उत्तराखंड का रिवेन्यू सरप्लस 2025-26 में कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.6% ऑफ GSDP। तो 2025-26 के लिए उत्तराखंड का जो रिवेन्यू सरप्लस है 0.6% GSDP अनुमानित है। क्वेश्चन नंबर 15. What was the main reason for stabilizing SEZs in India? भारत में SEZ की स्थापना का जो प्रमुख कारण है वो क्या था?
कृषि उत्पादन को बढ़ाना, विदेशी व्यापार और निवेश को बढ़ाना, शिक्षा सुधार करना या स्वास्थ्य सुधार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी व्यापार और निवेश बढ़ाना, बूस्ट फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड लीड्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? उत्तराखंड का कौन सा जिला औद्योगिक उत्पादन में सबसे आगे है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी नैनीताल या ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिद्वार। तो हरिद्वार उत्तराखंड का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जहां आप देख सकते हो सिडकुल जैसी औद्योगिक इकाइयां भी स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए केवल आर्थिक विकास, ऑप्शन बी पर्यावरण संतुलन और संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन सी उद्योगों का अधिकतम विस्तार या ऑप्शन डी जनसंख्या वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण संतुलन और संसाधनों का संरक्षण, इन्वायरमेंटल बैलेंस एंड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो जो ये सतत विकास है, इसका लक्ष्य एक ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे बिना भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए। क्वेश्चन नंबर 18, हु गेव द ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी? तो जो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है वो किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडविन कैनन। तो जो एडविन कैनन थे, इन्होंने ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने कहा कि आर्थिक संसाधनों और जनसंख्या का संतुलन सबसे अच्छा परिणाम देता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल आरबीआई डू इफ इन्फ्लेशन इज राइजिंग? यदि मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट को घटाएगा, रेपो रेट को बढ़ाएगा, सीआरआर घटाएगा या नकद प्रवाह बढ़ाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इंक्रीज रेपो रेट, यानी कि रेपो रेट को बढ़ाएगा। तो मुद्रास्फीति कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है? ये जो रेपो रेट है उनको क्या करती है? बढ़ा देती है, जिससे कि क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इस तरह से क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन कम हो जाएगा या नियंत्रित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी? राजकोषीय नीति का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन ए कर और सार्वजनिक व्यय, ऑप्शन बी रेपो रेट, ऑप्शन सी सीआरआर या ऑप्शन डी मुद्रा आपूर्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए टैक्सेस एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। कर और जो सार्वजनिक व्यय है ये फिस्कल पॉलिसी के क्या है? मुख्य साधन है। बाकी जो ये तीनों है, रेपो रेट हो गया आपका, सीआरआर हो गया या मनी सप्लाई हो गया, ये आपका किससे रिलेटेड है? मॉनेटरी पॉलिसी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, the mean of 100 items is 50. If one item of value 150 is wrongly taken as 15, the correct mean is. तो प्रश्न कह रहा है 100 वस्तुओं का जो माध्य है वो है 50। यदि 150 को गलती से 15 लिखा गया है तो सही माध्य क्या होगा? तो प्रश्न कह रहा है 100 वस्तुओं का माध्य 50 है, तो टोटल कितना हुआ? 100 इंटू कितना हो जाएगा? 50 करेंगे तो कितना गया आपका? 5000। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो 150 को गलती से कितना लिख दिया है? 15 लिख दिया है, तो हम क्या करेंगे? 150 में से पहले 15 को घटा देंगे। ठीक है। 15 को माइनस करा तो कितना हो गया? 135। तो अब हम क्या करेंगे? जो टोटल है 5000 उसमें 135 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5135। और इसको डिवाइड कर दो आप किससे? 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 51.35। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी 51.35। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द डेटा इज 8, 15, 12, 14, 30 और 15, देन व्हाट इज द मीडियन? तो आपको यहाँ पे एक डाटा दिया गया है और आपको उसको देखकर बताना है कि इसमें माध्यिका क्या होगी या माध्यिका कितनी होगी। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है? मिडिल टर्म। ठीक है। तो जो भी बीच की वैल्यू होती है वो माध्यिका होगी, पर आपको उसके लिए ध्यान देना होगा कि जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो ऑड में आ रही हैं या इवन में आ रही हैं, है ना। अगर ऑड में आ रही हैं तो बहुत ही ईजिली आप बता सकते हो मिडिल टर्म। तो जो भी आपको डाटा दिया गया है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में होने के बाद आपको देखना है वो इवन में आ रहे हैं या ऑड में आ रहे हैं। इन डाटा को हम अरेंज करके देखें तो सबसे पहले आएगा 8, देन आपका आएगा 12, फिर क्या आएगा 14, देन आएगा आपका 15, फिर अगेन आएगा आपका
15 क्योंकि 15 दो बार दिया गया है, एंड देन लास्ट में आपका आएगा 13। तो अगर अब आप नंबर्स को देखो तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हो ये इवन नंबर में आ रहा है ना। तो इवन नंबर में क्या होता है कि हमको मिडिल टर्म निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। कैसे, अगर ऑड नंबर होता तो आप आराम से बता देते हैं ना। मान लो अगर ऑड नंबर दिया होता, ये बीच का 15 नहीं होता है ना, अगर बीच का ये 15 नहीं होता तो आप आराम से बता सकते थे ये 8 12 14 15 और 30 में मीडियन क्या हो जाती है, 14 हो जाती है ना। लेकिन अब क्या है, ये इवन नंबर में, तो बीच की वैल्यूज़ कैसे निकालें, क्यों, क्योंकि बीच में तो ये दो नंबर आ रहे हैं। अब अगर दो नंबर आ रहे हैं तो इसका मिडिल टर्म आप कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। जब भी ऐसा हो आप क्या करेंगे, तो जो बीच की वैल्यूज़ है उन्हें ऐड कर देंगे, जैसे 14 प्लस 15 और उसको कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 और उनका आधा कर देंगे यानी कि, है ना। तो ये कितना हो गया, 15 प्लस 14 ये हो जाएगा आपका 29 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14.5। Question number 23. If the order of mean, median and mode is mean is greater than median and median is greater than mode, then what type of distribution is this? यदि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक का क्रम मीन ग्रेटर देन मीडियन हो और मीडियन ग्रेटर देन मोड हो तो वितरण कैसा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉजिटिवली स्क्यूड, यानी कि धनात्मक विषमता वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 24. टू रिग्रेशन लाइन्स इंटरसेक्ट एट, तो जो दो प्रतिगमन रेखाएं होती हैं वो कहाँ पर मिलती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई पर जो दो प्रतिगमन रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, मिलती हैं। ठीक है। Question number 25. If all the values of data are equal, then standard deviation will be. यदि आंकड़ों के सभी मान समान हो, बराबर हो, इक्वल हो, है ना, तो जो मानक विचलन होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन ए इक्वल टू मीन होगा, ऑप्शन बी 1 होगा, ऑप्शन सी 0 होगा या ऑप्शन डी इनफाइनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0। Question number 26. If variance is equal to 25, then standard deviation is. यदि प्रसरण 25 है तो मानक विचलन कितना होगा? तो जो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन होता है यानी कि आपका एस डी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट किसके बराबर होता है, वेरिएंस के। तो आपको यहाँ पे दिया है वेरिएंस कितना दिया गया है, अंडर रूट 25। तो वैसी बात है आप आराम से निकालेंगे, अंडर रूट 25 किसके बराबर होता है, 5 के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 27. रेंज ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट इज. कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है ऑप्शन ए 0 to 1, ऑप्शन बी -1 to +1, ऑप्शन सी -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट या ऑप्शन डी 0 to इनफाइनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -1 to +1। तो जो कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक होता है इसका मान -1 से लेकर +1 के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 28. फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मध्यम रूप से विषम वितरण के लिए क्या होता है? ऑप्शन ए मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन या ऑप्शन बी मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मोड या ऑप्शन सी मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 mean minus median. Question number 29. If mean is equal to 20 and mode is equal to 18, then median is. यदि माध्य 20 और बहुलक 18 हो तो माध्यिका क्या होगी? तो इसके लिए आपको जो मीन मीडियन मोड है इनके बीच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए, जिसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि है आपका z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आप सभी को याद रखना है। एग्जाम में कई बार इस फॉर्मूले से प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमें क्या निकालना है, मीडियन। हमें मीडियन निकालना है तो मीडियन को एक तरफ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा z प्लस 2 मीन। ठीक है, अब क्या कर लो, अब जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं उनको इसमें रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 3 मीन, z आपको कितना दिया गया है, z दिया गया आपको 18 प्लस मीन कितना दिया है 20 और 20 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 40। तो ये कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू 58 अपॉन
3। अब 3 से 58 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, बचा कितना 2, ये बन गया 28, 3 9 जा 27, ठीक है, बचा कितना 1, यानी कि 3 जा 9, यानी कि आपका जाएगा 19.333 ऐसे करके चलता जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 19.333। क्वेश्चन नंबर 30, मैच द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे कॉलम 1 दिया है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं, कॉलम 2 दिया गया है जिसमें ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट है। आप इनको क्या करना है, मैच करना है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये कब स्थापित हुए थे। तो जो ये NSE है यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 2005 में हुई थी। वहीं जो ये नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में हुई थी। और आपका आ गया NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और आपका ऑप्शन 4 आता है उत्तराखंड DES, तो उत्तराखंड डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 2000 में हुई थी। तो आप देख सकते हो अगर हम इनको मैच करें तो क्या आएगा, जैसे कि मैंने कहा NSC की स्थापना हुई थी 2005 में, यानी कि फर्स्ट का हो गया आपका C। नीति आयोग हुआ था आपका 2015 में, यानी कि 2 का हो गया A। NSSO की स्थापना हुई थी 1950 में, यानी कि तीसरे का ऑप्शन हो गया B। और लास्ट में आता है उत्तराखंड DES, इसकी स्थापना हुई थी 2000, यानी कि 1 का C आपको कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शन A में मिल रहा है, जिसमें आ रहा है 1 का C, 2 का A, 3 का B एंड 4 का D। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज है, हार्ड डिस्क, रैम, कैश मेमोरी या रजिस्टर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रजिस्टर्स। तो जो ये रजिस्टर्स होते हैं ये सबसे फास्टेस्ट होते हैं। अगर हम सीक्वेंस में देखें जो मेमोरी स्पीड है तो सबसे कम होगा किसका, हार्ड डिस्क का, ठीक है, उसके बाद होगा रैम, देन कैश मेमोरी, और सबसे ज़्यादा किसके होते हैं, रजिस्टर्स का। क्वेश्चन नंबर 32, द टर्म लेटेंसी इन मेमोरी रेफर्स टू। स्मृति में जो ये लेटेंसी शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, ऑप्शन बी डिले बिफोर एक्सेस स्टार्ट्स, ठीक है। तो लेटेंसी का मतलब क्या होता है, डिले बिफोर एक्सेस स्टार्ट्स। तो लेटेंसी वो समय है जो किसी मेमोरी से डेटा को एक्सेस शुरू होने में लगता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। पहला प्रोसेस मैनेजमेंट करना, दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट करना, या तीसरा डेटाबेस क्वेरी एग्जीक्यूशन करना, या ऑप्शन डी फाइल मैनेजमेंट करना। तो जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसका क्या क्या काम होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, बिल्कुल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेस मैनेजमेंट का कार्य करती है। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट करती है, इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट भी करती है, लेकिन वो डेटाबेस क्वेरी एग्जीक्यूशन नहीं करती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डेटाबेस क्वेरी एग्जीक्यूशन। और जो ये डेटाबेस क्वेरी एग्जीक्यूशन है ये काम किसका है, DBMS का, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 34, विच की इज यूज टू रिफ्रेश अ पेज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है जो फंक्शन कीज़ होती हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन की है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, पेज को रिफ्रेश करने के लिए यूज़ करते हैं। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F5। क्वेश्चन नंबर 35, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, बाइट, निबल, बिट या वर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिट। बिट यानी कि बाइनरी डिजिट डेटा की सबसे छोटी इकाई है जो केवल 0 या 1 को शो करती है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ट्रांजिशन इफेक्ट इन MS पावर पॉइंट लुक्स लाइक टर्निंग अ पेज। MS पावर पॉइंट में कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट है जो पेज पलटने जैसा दिखाता है, ऑप्शन ए फेड, ऑप्शन बी स्प्लिट, ऑप्शन सी पेज कर्ल, या ऑप्शन डी वाइप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेज कर्ल। क्वेश्चन नंबर 37, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज कंसिडर्ड वॉलेटाइल इन नेचर। कौन सी स्मृति अस्थायी प्रकृति की होती है, रोम, रैम, फ्लैश मेमोरी या हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैम। रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है
जो कि बिजली बंद होने के साथ ही क्या हो जाता है, अपनी डेटा को खो देती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इन MS Excel which function counts cells containing any types of data except blanks? MS Excel में कौन सा फंक्शन उन सेल की गणना करता है जिनमें किसी भी प्रकार का डेटा हो सिवाय खाली सेल के? ऑप्शन ए काउंट, ऑप्शन बी काउंट ए, ऑप्शन सी काउंट इफ, या ऑप्शन डी सम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन बी काउंट ए। तो जो काउंट ए ऑप्शन है इसका मतलब था काउंट ऑल नॉन ब्लैंक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 39, इन ईमेल व्हाट डज CC स्टैंड फॉर? ईमेल में जो CC है इसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी कॉमन कॉपी, ऑप्शन सी सेंट्रल कॉपी, या ऑप्शन डी कंट्रोल कॉपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए डक डक गो, ऑप्शन बी सफारी, ऑप्शन सी याहू, या ऑप्शन डी बेडू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सफारी। तो जो ये सफारी एक ब्राउजर है ना कि सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 41, विच कमिटी रिकमेंडेड लिंकिंग क्रेडिट विद मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स? किस समिति ने ऋण को विपणन सहकारी समितियों से जोड़ने की सिफारिश की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति 1951, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी 1951। तो इस समिति ने किसानों की जो ऋण आवश्यकताएं हैं उसको विपणन और उत्पादन से जोड़ने की सिफारिश की थी। इसके अलावा जो नरसिम्हन समिति है इनका संबंध बैंकिंग सुधार से है। वहीं जो ये वोहरा समिति है इनका संबंध राजनीति के अपराधीकरण से है। वहीं गाडगिल समिति इनका संबंध पश्चिमी घाटों के संरक्षण हो गया और पंचायती राज हो गया, इनसे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय RBI? निम्न में से कौन RBI द्वारा नियंत्रित नहीं है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IMPS। तो जो आपका IMPS है यानी कि इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, इसको RBI नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि कौन करता है, NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो NPCI IMPS को रेगुलेट करता है। बाकी जो ये तीनों ऑप्शंस हैं NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसे भी RBI रेगुलेट करता है। वहीं RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसे भी RBI क्या करता है, रेगुलेट करता है। और ऑप्शन डी है आपका ECS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो ये जो तीनों हैं NEFT, RTGS और ECS, इन तीनों को ही कौन RBI क्या करता है, रेगुलेट करता है। और जो IMPS है इसे कौन रेगुलेट करता है, NPCI। क्वेश्चन नंबर 43, इन NEFT ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण यानी कि NEFT में जो लेन देन है वो कैसे निपटाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेच वाइज। तो जो NEFT है इसके अंतर्गत जो सेटलमेंट है वो बेच वाइज किए जाते हैं। वहीं जो RTGS है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इनके द्वारा क्या किया जाता है, रियल टाइम में सेटलमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबलाइजिंग कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए किसानों को महाजनों से बचाना, ऑप्शन बी विदेशी व्यापार को बढ़ाना, ऑप्शन सी शहरी विकास करना, या ऑप्शन डी सरकारी राजस्व बढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसानों को महाजनों से बचाना, टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम मनी लेंडर्स। क्वेश्चन नंबर 45, विच बैंक इज कॉल्ड द एपेक्स बैंक ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर एट द स्टेट लेवल? तो आपको बताना है राज्य स्तर पर सहकारी ऋण संरचना का शीर्ष बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि राज्य स्तर पर जो एपेक्स बैंक है वो किसे कहा जाता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को। क्वेश्चन नंबर 46, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि DCCBs मेनली कंट्रोल्ड विच इंस्टीट्यूशंस? जिला केंद्रीय सहकारी बैंक मुख्य रूप से किसका नियंत्रण करते हैं, पैक्स का, SCB का, नाबार्ड का, या RRB का?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैक्स, यानी कि पैक्स बोले तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। DCCBs जिला स्तर पर काम करते हैं और ग्राम स्तर की जो पैक्स है इसको कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द ICAR वॉज स्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस वर्ष स्थापित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1929, 1929। तो भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है इसकी स्थापना 1929 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिश पर की गई थी और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार सेवाओं का समन्वय करना। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द अमाउंट सेव्ड इन SHGs कॉल्ड? तो जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इसमें जो बचत की राशि होती है उसे क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल, कॉर्पस, लोन अमाउंट या शेयर कैपिटल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 49, विच नेटवर्क कनेक्ट्स ATM इन इंडिया फॉर इंटरऑपरेबिलिटी? भारत में ATM इंटरऑपरेबिलिटी के लिए कौन सा नेटवर्क है? ऑप्शन ए स्विफ्ट, ऑप्शन बी NFS, ऑप्शन सी NPCI UPI या ऑप्शन डी रुपे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। तो NFS नेटवर्क भारत में अलग अलग बैंकों के ATM को जोड़ने वाला एक मुख्य नेटवर्क है जिससे ग्राहक क्या करता है, किसी भी बैंक के ATM से लेन देन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AEPS? AEPS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेटअप, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीडिंग सिस्टम या ऑप्शन डी एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट स्कीम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 51, विच न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड अ प्राइमरी न्यूट्रिएंट इन प्लांट? कौन सा पोषक तत्व पौधों में प्राथमिक पोषक तत्व कहलाता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी मैंगनीज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को प्राथमिक पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि ये पौधों की वृद्धि के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड फर्टिलाइजर? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी DAP, ऑप्शन सी NPK या ऑप्शन डी कंपोस्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NPK। तो यह एक मिश्रित उर्वरक है जिसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फर्टिलाइजर। वहीं ऑप्शन ए यूरिया, इसमें केवल क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर। ऑप्शन बी DAP, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों होते हैं और इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। और ऑप्शन डी हो गया आपका कंपोस्ट, ये एक जैविक खाद है, केमिकल नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, बंची टॉप डिजीज अकर्स इन विच क्रॉप? बंची टॉप रोग किस फसल में होता है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी गन्ना या ऑप्शन डी वीट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनाना। तो बनाना में बंची टॉप रोग होता है। तो वहीं अगर हम अन्य ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन ए है राइस, तो धान में जो रोग होता है उसे कहते हैं ब्लास्ट। वहीं होगा ऑप्शन सी शुगर कैन, शुगर कैन में होने वाले रोग को कहते हैं रेड रॉट। और ऑप्शन डी है गेहूं, गेहूं में होने वाले रोग को कहते हैं रस्ट। क्वेश्चन नंबर 54, लेट ब्लाइट डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म? लेट ब्लाइट रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया या ऑप्शन डी नेमाटोड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फंगस। तो जो ये लेट ब्लाइट रोग है ये फंगस के कारण होता है और ये रोग आलू और टमाटर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, साइट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय? साइट्रस कैंकर रोग किससे होता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया या ऑप्शन डी नेमाटोड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 56, विल्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन? विल्ट रोग किस जीव से होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी वायरस या ऑप्शन डी नेमाटोड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फंगस। क्वेश्चन नंबर 57, पनामा डिजीज इज फाउंड इन विच फ्रूट क्रॉप? पनामा रोग किस फल फसल में पाया जाता है? ऑप्शन ए मैंगो, ऑप्शन बी बनाना, ऑप्शन सी ग्रेप्स या ऑप्शन डी पपाया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनाना यानी कि केला। क्वेश्चन नंबर 58, टिक्का डिजीज इज कॉमन इन विच क्रॉप? जो टिक्का रोग है ये किस फसल में पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्राउंडनट, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी मेज, ऑप्शन डी सोयाबीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 59, इन मैंगो द एडिबल पार्ट इज, आम में खाने योग्य भाग कौन सा है? ऑप्शन ए सीड, ऑप्शन बी एंडोकार्प, ऑप्शन सी मेजोकार्प या ऑप्शन डी एपिकार्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेजोकार्प यानी कि मध्य फलावरण। क्वेश्चन नंबर 60, इन एप्पल बनाना एंड स्ट्रॉबेरी विच आर फॉल्स फ्रूट? सेब, केला और स्ट्रॉबेरी में कौन से झूठे फल हैं? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से फॉल्स फ्रूट्स हैं। ऑप्शन ए एप्पल ओनली, ऑप्शन बी एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन सी बनाना ओनली या ऑप्शन डी ऑल थ्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। तो ओके, तो जो ये एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी है ये थैलेमस से बनते हैं, वहीं जो बनाना है इसको हम ट्रू फ्रूट कहेंगे क्योंकि ये किससे बनता है? ओवरी से बनता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये एप्पल और स्ट्रॉबेरी दोनों ही क्या हैं? फॉल्स फ्रूट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे 60 एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। अब है आपका नेक्स्ट पार्ट बी, दैट इज इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसमें आपको 40 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो कि हमारे अग्रवाल सर आपको कराएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी उत्तराखंड एडीओ एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी पूरी कर चुके होंगे और एक फाइनल रिवीजन के लिए हम ये 100 एमसीक्यूज़ की एक सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में कंपलसरी पार्ट के 60 एमसीक्यूज़ पूजा में आपको करवा चुकी है, और जो ऑप्शनल पार्ट है, तो जिनके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, पार्ट बी में मैं उनके लिए बाकी बचे हुए 40 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 61, हु रोट द बुक एशियन ड्रामा? एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी? तो जो एशियन ड्रामा पुस्तक है, काफ़ी फेमस ये किताब है, और ये जो पुस्तक है ये लिखी थी गुलनार मिडल ने, और इन्होंने एक इफेक्ट दिया था जिसको हम बैकवॉश इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये इफेक्ट भी आप लोग याद रखिएगा कि जो बैकवॉश इफेक्ट है ये दिया था गुलनार मिडल ने, और इन्होंने जो बुक लिखी थी जो बहुत ही फेमस है वो है एशियन ड्रामा। मैंने इसी तरह की लगभग 10 पुस्तकें एक वीडियो में डाली हैं, तो आप सुपर 10 इकोनॉमिक्स के जो वीडियोस हैं उसमें जाकर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस, बेसिक कंसेप्ट और ये बुक्स के नाम देख सकते हो। अगला प्रश्न है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ क्वाजी रेंट? आभासी लगान की अवधारणा किसने दी थी? तो ये जो आभासी लगान है, तो आभासी लगान की अवधारणा मार्शल ने दी थी, और मार्शल ने यह कहा था कि मानव निर्मित जो पूंजीगत वस्तुएं हैं अल्पकाल में जिनकी पूर्ति बेलोजदार होती है, जिनकी पूर्ति स्थिर होती है, तो वे भी लगान उत्पन्न करती हैं, और इस प्रकार के लगान को क्वाजी रेंट या आभासी लगान कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है? तो रॉबिन्स यानी कि लियोनेल रॉबिन्स, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, और इनकी जो परिभाषा है अर्थशास्त्र से संबंधित उसे हम वैज्ञानिक परिभाषा या साइंटिफिक डेफिनेशन के नाम से जानते हैं, और रॉबिन्स जो है अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान मानते हैं। तो रॉबिन्स का कहना यह है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती हैं, और जो साधन होते हैं वो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, तो इस प्रकार से एक समस्या उत्पन्न होती है कि सीमित साधनों के द्वारा मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए। तो इस प्रकार से हमारे सामने स्कैरसिटी और चॉइस की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र स्कैरसिटी एंड चॉइस, दुर्लभता और चुनाव का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसर्शन रीजनिंग टाइप का है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एसर्शन है, इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होते हैं। तो अगर हम देखें तो जो उदासीनता वक्र है ये है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इस प्रकार से ये होता है हमारा उदासीनता वक्र। तो जो स्टेटमेंट है इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होते हैं, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। रीजन दे रहा है बिकॉज
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिशिंग, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम एक ही उदासीनता वक्र पर रहते हुए एक वस्तु की मात्रा को कम करेंगे तो दूसरी वस्तु की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है नेगेटिव होती है। तो इस प्रकार से हमारे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एसर्शन रीजनिंग का है। डिमांड कर्व फॉर सॉल्ट इज ऑलमोस्ट वर्टिकल। नमक का मांग वक्र लगभग लंबवत होता है। तो ये देखें, रीजन दे रहा है बिकॉज डिमांड फॉर सॉल्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि नमक की मांग पूर्ण लोचदार होती है। तो अब देखें, नमक जो है एक अति आवश्यक वस्तु है और जितनी भी अति आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनकी मांग बेलोचदार होती है, उनके लिए ई की वैल्यू 0 होती है। और जब ई की वैल्यू 0 होगी तो जो मांग वक्र होगा वो लगभग लंबवत होगा। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीजन दे रहा है बिकॉज डिमांड फॉर सॉल्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, ये रीजन गलत है, क्योंकि नमक अति आवश्यक वस्तु है और अति आवश्यक वस्तु की जो मांग होती है वो पूर्णतः बेलोचदार होती है। इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। तो हमारा आंसर होगा ए सही है पर आर गलत है। अगला प्रश्न, इन द लॉन्ग रन इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइज ड्यू टू। दीर्घ काल में पैमाने की बचत किस कारण से उत्पन्न होती है। तो लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं, सारे के सारे इनपुट्स को बदला जा सकता है और यहाँ तक कि जो फर्म है वो प्लांट के आकार को भी बदल सकती है। तो दीर्घ काल में जो पैमाने की बचत उत्पन्न होती है तो ऑप्शन देखते हैं, स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। तो जब स्पेशलाइजेशन बढ़ता है तो पैमाने की बचत उत्पन्न होती है। बल्क बाइंग, जब थोक में वस्तुओं को खरीदा जाता है तो कॉस्ट कम आती है, ये ऑप्शन भी सही है। यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी, आधुनिक मशीनरी का प्रयोग, टेक्नोलॉजिकल जब चेंजेस होते हैं तो कॉस्ट में कमी आती है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ गुड वायलेट्स लॉ ऑफ डिमांड। किस प्रकार की वस्तु मांग के नियम का उल्लंघन करती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मांग के नियम की। तो मांग का नियम ये कहता है कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अब जब ऑप्शन देखें, गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं। तो गिफिन वस्तुएं वे घटिया वस्तुएं होती हैं जिन्हें उपभोक्ता मजबूरी में खरीदता है, क्योंकि उपभोक्ता की आय कम होती है और गिफिन वस्तुओं की कीमत भी कम होती है। तो अब क्या होगा कि जैसे गिफिन वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गिफिन वस्तु है उसके लिए जो मांग वक्र है वो पॉजिटिव स्लोप वाला है, धनात्मक ढाल वाला है, यानी कि इसके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता है। क्योंकि जो मांग वक्र होता है, एक्चुअल जो सामान्य वस्तु होती है उनके लिए जो मांग वक्र होता है वो नीचे की ओर ढालदार होता है। ये होता है सामान्य वस्तु का मांग वक्र, डी हमने यहाँ लिखा है। तो लेकिन गिफिन वस्तु के लिए जो मांग वक्र है ये धनात्मक ढाल वाला है। तो इस प्रकार से जो गिफिन वस्तुएं हैं वो मांग के नियम का उल्लंघन करती हैं। इसी प्रकार से एक वेबलेन वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कहते हैं, उनके ऊपर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गिफिन गुड्स, गिफिन वस्तुएं। इन शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट इज। अल्पकाल में परिवर्तनशील लागत कैसी होती है। तो जो अल्पकाल होता है, अल्पकाल में दो प्रकार की लागत होती हैं। एक होती है स्थिर लागत या फिक्स कॉस्ट और एक होती है परिवर्तनशील लागत या वेरिएबल कॉस्ट। तो इस प्रकार से जो अल्पकाल होता है उसमें टोटल कॉस्ट हो जाएगी TFC प्लस TVC, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या होता है, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ये आउटपुट पर डिपेंड करती है कि आउटपुट कितना है तो कॉस्ट कितनी होगी। तो परिवर्तनशील लागत या वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट पर डिपेंड करती है और अगर आउटपुट 0 हो जाए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 हो जाएगी। तो इन शॉर्ट टर्म वेरिएबल कॉस्ट इज, अल्पकाल में परिवर्तनशील लागत कैसी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 व्हेन आउटपुट इज 0, क्योंकि परिवर्तनशील लागत
आउटपुट की मात्रा पर निर्भर करती है। इन परफेक्ट कंपटीशन AR इक्वल टू MR बिकॉज पूर्ण प्रतियोगिता में AR का मान MR के बराबर क्यों होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें सभी फर्मों के मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होते हैं। तो यहाँ पर जब मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होगा तो क्षैतिज होगा और AR की वैल्यू इक्वल होगी MR के। अब ये जो AR की वैल्यू MR की इक्वल होती है, ये होती है वस्तु की कीमत P। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो कीमत होती है वो उद्योग निर्धारित करता है। उद्योग के मांग और पूर्ति वक्र से पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत स्थिर रहती है। तो यहाँ पर क्या है कि जितनी भी फर्में हैं वो उद्योग द्वारा दी गई कीमत को स्वीकार कर लेती हैं और इस प्रकार से प्राइस जो है परफेक्ट कंपटीशन में स्थिर रहता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइस इज कांस्टेंट, मूल्य स्थिर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? निम्नलिखित में कौन एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा की विशेषता है? अब ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है इसमें क्या होता है? तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कई सारे क्रेता होते हैं, कई सारे विक्रेता होते हैं, लेकिन इनकी संख्या पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की तुलना में कम होती है। दूसरी बात, जो परफेक्ट कंपटीशन होगा उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग होता है, उत्पाद भिन्नता पाई जाती है। तो हमारा आंसर होगा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, उत्पाद भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राइस रिजिडिटी इज अ कॉमन फीचर ऑफ, मूल्य दृढ़ता किस बाजार की सामान्य विशेषता है? तो ये जो मूल्य दृढ़ता है, प्राइस रिजिडिटी है, ये ओलिगोपोली में पाई जाती है, अल्पाधिकार में पाई जाती है। तो अल्पाधिकार में क्या होता है, कुछ फर्में होती हैं, फर्में बहुत कम होती है, संख्या कम होती है, विक्रेता कम होते हैं और क्रेता काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब चूंकि अल्पाधिकार में कुछ ही फर्में होती हैं तो उनमें काफ़ी कंपटीशन चलता है। और अल्पाधिकारी की एक विशेषता और है, इसमें थ्रोट कट कंपटीशन पाया जाता है, गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। और इस कारण क्या है कि अल्पाधिकार के अंदर मूल्य दृढ़ता पाई जाती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ओलिगोपोली या अल्पाधिकार। अंडर ओलिगोपोली द डिमांड कर्व इज, अल्पाधिकार में मांग वक्र कैसा होता है? तो जो अल्पाधिकार होता है, जिसमें मैंने बताया था अभी, कुछ ही फर्में होती हैं और वो आपस में थ्रोट कट कंपटीशन रखती हैं। तो इसलिए अल्पाधिकार में जो मांग वक्र होता है वो किंक डिमांड कर्व पाया जाता है, एक पॉइंट पे किंक बन जाता है। यहाँ पे जहाँ पे किंक बनता है यहाँ पे प्राइस स्थिर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस प्रकार से अल्पाधिकार में मांग वक्र कैसा होता है? किंक्ड होता है। हु प्रोपाउंडेड इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, लाभ का नवाचार सिद्धांत किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता होगा कि लाभ का जो नवाचार सिद्धांत है, इनोवेशन थ्योरी है, ये दी गई थी शुम्पीटर के द्वारा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शुम्पीटर। क्वेश्चन है, डिफरेंशियल रेंट अराइजेज ड्यू टू, विभेदात्मक लगान किस कारण होता है? तो ये जो विभेदात्मक लगान है या डिफरेंशियल रेंट है, ये जो थ्योरी है ये डेविड रिकार्डो के द्वारा दी गई थी। याद रखिएगा कि लगान का सिद्धांत डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया था। और डेविड रिकार्डो कहते हैं कि जो लगान है ये दो कारणों से उत्पन्न होता है, या तो भूमि की उर्वरता अलग अलग होगी, यानी कि डिफरेंट फर्टिलिटी ऑफ लैंड, या फिर अलग अलग स्थान पर भूमि पाई जाएगी। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है डिफरेंट फर्टिलिटी ऑफ लैंड, भूमि की भिन्न उर्वरता, इसके कारण भी डिफरेंशियल रेंट प्रोड्यूस होता है। एंड डिफरेंट लोकेशन ऑफ लैंड, भूमि का भिन्न स्थान, इससे भी डिफरेंशियल रेंट उत्पन्न होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग रेंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी? तो मॉडर्न थ्योरी के अनुसार लगान के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जो मॉडर्न थ्योरी है इसे हम डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी कहते हैं, मांग और पूर्ति सिद्धांत इसे कहा जाता है। और मॉडर्न थ्योरी कहती है कि जो भूमि है इसकी जो आपूर्ति है, इसकी जो पूर्ति है या सप्लाई है, वो तो फिक्स होती है। तो इसलिए रेंट किससे डिसाइड होगा? अब रेंट डिसाइड होगा डिमांड फॉर लैंड से, भूमि की मांग से। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिमांड फॉर लैंड। इन मोनोपोली इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर, एकाधिकार में संतुलन उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां, अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी मार्केट हैं, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे मोनोपोली हो, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो,
इन सब में संतुलन की दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये होती है कि MC इक्वल टू MR, ये पहली शर्त है। और दूसरी कंडीशन है कि जो MC वक्र है वो MR वक्र को नीचे से काटे। तो इस प्रकार से सपोज ये MR वक्र है तो MC वक्र इसको नीचे से काटे, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो इस प्रकार से अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी बताता है MR इक्वल टू MC, सीमांत आगम इक्वल टू सीमांत लागत। ये इक्विलिब्रियम की जनरल कंडीशन है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शॉर्ट रन मोनोपोली कैन अर्न, अल्पकाल में एकाधिकारी कमा सकता है। तो जितनी भी फर्में होती हैं अल्पकाल में तीन कंडीशन होती हैं, सामान्य लाभ की स्थिति, हानि की स्थिति और असामान्य लाभ की स्थिति। तो जो मोनोपोलिस्ट है, एकाधिकारी है, ये अल्पकाल में असामान्य लाभ या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या असामान्य लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, पीछे मुड़ता हुआ पूर्ति वक्र सामान्यतः किससे जुड़ा होता है। तो ये जो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व है कुछ इस तरह से होता है। तो इस प्रकार का जो वक्र है ये वक्र होता है लेबर सप्लाई से रिलेटेड, ये श्रम की पूर्ति से संबंधित वक्र है। क्योंकि एक पॉइंट के बाद क्या होता है, जब वेजेस बढ़ जाती हैं तो जो श्रमिक होता है वो आराम पसंद हो जाता है, वो काम करना पसंद नहीं करता एक वेज रेट के बाद। तो इसलिए जो सप्लाई कर्व है ये पीछे की ओर बैंड हो जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेबर सप्लाई या श्रम की पूर्ति। मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन PPC रिप्रेजेंट्स, PPC पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना क्या दर्शाता है। तो जो PPC होता है इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये कुछ इस तरह से होता है। तो ये दो संसाधनों के ऐसे कॉम्बिनेशन को बताता है जो समान उत्पादन करते हैं। ये अलग अलग पॉइंट हैं इसके। अब क्या होता है, दो संसाधन है यहाँ पर और दो संसाधनों का ऐसा संयोग है जो समान आउटपुट दे रहा है। तो क्वेश्चन है आपका कि PPC पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना क्या दर्शाता है। तो जब हम PPC पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो क्या होगा कि संसाधनों का कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन सी है, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के पुनः आवंटन की बात की जा रही है जब हम PPC पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं। अगर हम पहला और बाकी ऑप्शन देखें तो क्या होगा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की वृद्धि। जब भी संसाधनों की वृद्धि होगी तो PPC जो है राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर एफिशिएंसी में चेंज होगा, दक्षता में परिवर्तन होगा, तो भी PPC बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। और अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो भी ग्रोथ को शो करेगा और इस प्रकार से PPC बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वाज गिवन बाय, ब्याज का तरलता वरीयता सिद्धांत किसने दिया था। तो ये जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है ये काफी फेमस थ्योरी है एंड इट वाज प्रोपाउंडेड बाय J.M. किन्स। J.M. किन्स ने ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम एस्टिमेशन बाय NSO। NSO द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमान का आधार वर्ष क्या है। तो यहां पर देखें जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, तो ऑप्शन जो सी है 2011-12, ये वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसका अनुमान NSO के द्वारा लगाया जाता है। पहले जो राष्ट्रीय आय की गणना थी वो CSO के द्वारा की जाती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, CSO और NSO को आपस में मिला दिया गया। तो CSO और NSSO को मिलाकर नया संगठन बनाया गया NSO। और इस समय वर्तमान समय में भारत की जो राष्ट्रीय आय के अनुमान है वो NSO के द्वारा लगाए जाते हैं और वर्तमान जो आधार वर्ष है वो है वर्ष 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल लेड टू डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाजार मूल्य पर जीडीपी और कारक लागत पर जीडीपी के बीच अंतर पैदा करता है? तो ध्यान रखिएगा, जो फैक्टर कॉस्ट होती है, कारक लागत, तो जो फैक्टर कॉस्ट है ये आपको जब भी निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो जो ऑप्शन हमें दिए हैं इसमें देखें, बाजार मूल्य पर जीडीपी और कारक लागत पर जीडीपी के बीच डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट? मितव्ययिता का विरोधाभास किसने प्रस्तुत किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1936 में जेएम किन्स ने एक पुस्तक लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, और उन्होंने एक रोजगार सिद्धांत दिया था जिसको हम किन्स का रोजगार सिद्धांत कहते हैं। और किन्स ने ये जो रोजगार सिद्धांत दिया था इसे प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। तो किन्स का कहना यह है कि इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाकर, प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाकर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से किन्स का यह कहना था कि अगर अर्थव्यवस्था के अंदर बचत ज़्यादा हो जाए तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड कम हो सकती है। तो इसी विरोधाभास को किन्स ने पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट या मितव्ययिता का विरोधाभास कहा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेएम किन्स। द स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व इन किन्जियन मॉडल डिपेंड्स ऑन। किन्जियन मॉडल में सकल मांग वक्र या समग्र मांग वक्र का ढाल किस पर निर्भर करता है? तो देखें, जो समग्र मांग है, एग्रीगेट डिमांड है, किस किस बात पर निर्भर करती है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बिल्कुल सही बात है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत दक्षता, बिल्कुल सही बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ISLM मॉडल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड बाय। ISLM मॉडल में रोजगार का संतुलन किससे तय होता है? तो देखें यहाँ पर जो IS वक्र है, IS कर्व है, ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग के इक्वल लेवल को लेकर खींचा जाता है। और जो LM वक्र है ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई को लेकर खींचा जाता है। तो इन दोनों ही वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु से जो मिलता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरसेक्शन ऑफ IS एंड LM कर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु डेवलप द प्रिंसिपल ऑफ एक्सलरेशन इन इन्वेस्टमेंट? निवेश में त्वरक सिद्धांत किसने विकसित किया? तो यहाँ पर जो जेएम क्लार्क हैं इनका जो संबंध है वो एक्सीलरेटर प्रिंसिपल से है। तो हमारा ऑप्शन होगा आंसर बी, जेएम क्लार्क। इन किन्जियन थ्योरी लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। किन्स के सिद्धांत में तरलता वरीयता किससे प्रभावित होती है? तो देखें, तो जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, पहला ऑप्शन है लेवल ऑफ इनकम, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ इनकम एंड इंटरेस्ट, आय और ब्याज की दर दोनों से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है कंट्रोलिंग क्रेडिट, ऋण का नियंत्रक, बिल्कुल ये केंद्रीय बैंक का कार्य है। दूसरा है इश्यूइंग करेंसी, मुद्रा का निर्गमन, ये भी केंद्रीय बैंक का कार्य है। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स टू इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करना। तो जो सेंट्रल बैंक है ये बैंकों का बैंक होता है और इसमें कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। तो ये ऑप्शन गलत है, यानी कि प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स टू इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करना,
रिजर्व बैंक का या सेंट्रल बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिफॉर्म अलाउड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया आफ्टर 1991? 1991 के बाद किस सुधार ने भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों को खोलने की अनुमति दी गई? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1991 के जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, तो इसमें बैंकिंग सुधार के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसे नरसिंघम कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, नरसिंघम कमेटी रिकमेंडेशंस, नरसिंघम समिति की सिफारिशें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ पब्लिक डेट? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक ऋण का आंतरिक स्रोत है? पहला ऑप्शन देखें, आईएमएफ लोन, आईएमएफ से ऋण, तो ये बाहरी स्रोत है, विदेशी स्रोत है। वर्ल्ड बैंक से लोन, ये भी विदेशी स्रोत है। मार्केट बोरोइंग्स, बाजार से उधारी, तो ये जो ऑप्शन है ये इंटरनल सोर्स है मार्केट बोरोइंग, तो हमारा सही ऑप्शन होगा मार्केट बोरोइंग्स या बाजार से उधारी। फॉरेन एंड विदेशी सहायता, ये भी विदेशी स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन नहीं है? तो जो सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी होती है उसी को हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। इसका रिलेशन जो है फिस्कल पॉलिसी का पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर से है। तो यहाँ पर देखें, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक बोरोइंग, सार्वजनिक उधार, पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब ये जो रेपो रेट है, रेपो दर, ये मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, रेपो रेट या रेपो दर, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, नॉट फिस्कल पॉलिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया? भारत में मुद्रास्फीति का संरचनात्मक कारण कौन सा है? तो मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही होती हैं और उपभोक्ताओं की परचेजिंग पावर कम हो रही होती है। तो यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मुद्रास्फीति का कारण है। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मुद्रास्फीति का कारण है। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेस, ये भी मुद्रास्फीति का कारण है। इंक्रीज इन वेजेस, मजदूरी में वृद्धि, ये भी मुद्रास्फीति का कारण है। तो अब ये क्वेश्चन जो पूछा वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल कॉज ऑफ इन्फ्लेशन? अब स्ट्रक्चरल चेंज क्या हुआ, संरचनात्मक परिवर्तन क्या हुआ? तो जो अर्थव्यवस्था है उसको हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसे कृषि एवं संबंधित क्षेत्र कहते हैं। जो सेकेंडरी सेक्टर है इसको उद्योग धंधे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर कहते हैं। और जो टर्शियरी सेक्टर है इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं या सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो कृषि का संबंध है वो प्राइमरी सेक्टर से है। तो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता का कम होना, इट इज रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो और दिस इज द स्ट्रक्चरल कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, ये भारत में मुद्रास्फीति का संरचनात्मक कारण है। विच मॉनेटरी पॉलिसी इज एडॉप्टेड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन? मुद्रास्फीति के समय कौन सी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है? तो जिस समय मुद्रास्फीति की स्थिति आती है तो उस समय क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ती है यानी कि मनी सप्लाई बढ़ती है। तो अगर हम मुद्रास्फीति को रोकना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, चीप मॉनेटरी पॉलिसी, इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इसको तो हम नहीं अपनाएंगे। दूसरा ऑप्शन है डीरर मॉनेटरी पॉलिसी। अभी महंगी मौद्रिक नीति क्या होती है, इसमें जो केंद्रीय बैंक है वो मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करता है और हमें इन्फ्लेशन को कम करना है तो मनी सप्लाई को कम करेंगे। और अगर हमें मनी सप्लाई को कम करना है तो वी शैल अडॉप्ट डीरर मॉनेटरी पॉलिसी या महंगी मौद्रिक नीति। और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीरर मॉनेटरी पॉलिसी या महंगी मौद्रिक नीति। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन विच फिस्कल स्टेप इज टेकन? मुद्रास्फीति के समय कौन सा राजकोषीय कदम उठाया जाता है?
तो मुद्रास्फीति के समय हम ऐसा राजकोषीय कदम उठाएंगे जिससे लोगों के हाथ में पैसा कम हो, वो ज़्यादा खर्च ना कर पाएँ। तो अगर हम टैक्सेज में कमी करेंगे तो टैक्स में कमी करने से क्या होगा, लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा उपलब्ध रहेगा। तो ये इन्फ्लेशन के समय में इसको हम नहीं अपनाएंगे। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको भी हम नहीं अपनाएंगे इन्फ्लेशन के समय में। रिडक्शन इन सब्सिडी, सब्सिडी में हम कमी करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सब्सिडी में कमी करके लोगों के हाथ में हम पैसा कम कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं। विच मॉनेटरी स्टेप्स शुड बी टेकन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के समय कौन सा मौद्रिक कदम उठाना चाहिए। तो हम देखो क्या खरीदेंगे, एक बार दोबारा से। विच मॉनेटरी स्टेप शुड बी टेकन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के समय कौन सा मौद्रिक कदम उठाना चाहिए। तो जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो हमें क्या करना होगा, मनी सप्लाई को कम करना है। तो इंक्रीज रेपो रेट, रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा कि बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन पावर कम हो जाएगी और मनी सप्लाई कम होगी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज इन रेपो रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिग्रेसिव टैक्स, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रतिगामी कर है। तो ये जो रिग्रेसिव टैक्स होते हैं, ये ऐसे टैक्स होते हैं जिनका भार गरीबों पर ज़्यादा पड़ता है, अमीरों पर कम पड़ता है, आय स्तर से निर्धारित नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं, जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, उनका भार गरीबों पर ज़्यादा पड़ता है, अमीरों पर कम पड़ता है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इनकम लेवल पर डिपेंड नहीं करते हैं, आय स्तर पर निर्भर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जितने टैक्स दिए हुए हैं, तो जो जीएसटी है ये अप्रत्यक्ष कर है। याद रखिएगा कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये एक रिग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि इसका जो आधार है वो इनकम नहीं है। इन इंडिया जीएसटी इज अ, भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जो जीएसटी है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है और इसको स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। तो जो ऑप्शन सी है केवल केंद्रीय कर नहीं, इसको राज्य सरकार भी लगा सकती है। केवल राज्य सरकार ये भी नहीं है, तो इसको दोनों ही लगा सकते हैं। तो ये आएगा ऑप्शन ए, डुअल टैक्स या द्वैध कर, सिंगल टैक्स ये नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड्स, बीओपी में क्या शामिल होता है। तो देखिए, जो भुगतान संतुलन होता है इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है। दोनों प्रकार के आइटम इंक्लूड होते हैं। फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज प्लस कैपिटल फ्लोज। विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर बीओपी क्राइसिस, कौन सा संस्थान भुगतान संतुलन संकट के समय अल्पकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक दीर्घकालीन ऋण देता है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन, ये जो है फ्री ट्रेड को बढ़ावा देता है, ये अल्पकालीन ऋण नहीं देता है। थर्ड ऑप्शन सी, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये अल्पकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है बीओपी क्राइसिस के समय। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आईएमएफ। और अब आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100, डिवैल्यूएशन रिफर्स टू, मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है। तो डिवैल्यूएशन क्या होता है, जब किसी देश की सरकार जानबूझकर अपने मुद्रा का मूल्य कम करती है जिससे निर्यातों को बढ़ाया जा सके और आयातों को कम किया जा सके, तो इस प्रक्रिया को डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, स्थिर विनिमय दर में मुद्रा का मूल्य घटाना, इसी को हम डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन कहते हैं। इसी के साथ हमारी इस वीडियो के 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इसके अलावा फ्यूचर में हम लोग जल्दी ही उत्तराखंड लेक्चरर के जो फॉर्म आए हुए हैं उससे रिलेटेड इकोनॉमिक्स की तैयारी कराएंगे। ईएमआरएस से रिलेटेड
इकोनॉमिक्स की तैयारी हम लोग कराएंगे, और इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे उनकी हम तैयारी आपको कराएंगे। तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। इसके अलावा जो बुक्स हैं या बेसिक कंसेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, इससे रिलेटेड अगर आपको चीज़ें देखनी है तो हमारी सुपर 10 इकोनॉमिक्स की जो सीरीज है उसको आप देख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड भी काफ़ी प्रश्न आप सुपर 10 इकोनॉमिक्स में जाकर देख सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबके एग्ज़ाम के लिए जो 16 तारीख को होने जा रहा है, आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू।